1 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर दो भाई। बुआ फाहा को अपनी गोद से उतारे सब्जी वाले से बोली तो फाहा यहाँ वहाँ देखने लगी तो उसकी नज़र एक बच्ची पर पड़ी जिसके पास बहुत प्यारी डोल थी। ये देखकर फाहा ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए थे। गुड़िया। फाहा आहिस्ता आहिस्ता चलती अब रोड के करीब आकर बस गुड़िया लब धुराने लगी थी और बुआ सब्जी लेने में और सब्जी वाले से बहस करने में इतना मगन थी कि उसने फाहा का जाना महसूस ही नहीं किया था। गुड़िया। वो बच्ची अपनी माँ के साथ रक्शे में बैठकर चली गई तो फाहा ने अपनी तरफ से उसको रोकना चाहा मगर बेसुध। फिर जब उसने अपने चारों एतराफ देखा तो बुआ को ना पाकर वो रोना शुरू करती यहाँ से वहां जाने लगी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ आने लगी जिसको अपनी तरफ आता देखकर फाहा का रोना मजीद चीखों में तब्दील हो गया था मगर उससे पहले गाड़ी उसको लगती किसी ने फाहा को अपनी तरफ खींच लिया। अंधी हो क्या? ये बड़ी गाड़ी नजर नहीं आती? असीर जो नुरेश मलिक के साथ किसी काम की वजह से खुद भी गाड़ी से बाहर आया था पर जब उसने एक बच्ची को सड़क पर रोता देखा तो सख्ती से उसका नाजुक बाजू खींचकर साइड पर किया मगर फाहा ने रोना खत्म नहीं किया था और असीर को तो शुरू से रोते वसूरते बच्चों से उकताहट होती थी और अब भी यही हुआ था। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? असीर ने कुछ तवक्का बाद उसका रोना कम महसूस किया तो पूछा। घर। फाहा ने सूसू करके बताया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? असीर ने हैरत से उसको देखा। बुआ गुड़िया, मुझे गुड़िया लेनी है। फहा को अचानक गुड़िया याद आई तो फिर से रोना लग गई। यहाँ तुम्हें कहाँ से गुड़िया नजर आई? असीर ने उसकी अकल पर मातम किया। जभी वहां नुरेश मलिक आया। असीर कौन है ये? नुरेश नासमझी से कभी उसको देखता तो कभी छोटी सी फाहा को। ये गुम हो गई है। असीर ने फाहा की तरफ इशारा किया। बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? नुरेश फाहा के घुटनों के बैठता पूछने लगा। वो तो बस उसका चेहरा देखने लगी। कितना बदकिस्मत बाप था वो जो अपनी औलाद से पूछ रहा था कि तुम्हारा बाप कौन है। उसको तो ये तक नहीं पता था जिसको वो मुस्कुराकर देख रहे ये वो चेहरा था जिसका चेहरा वो देखने के लिए इनकार था। पापा क्या होता है? फहा ने आंखें बड़ी बड़ी किए उससे पूछा। तुम यहाँ किसके साथ आई हो? ये बताओ बस। असीर मुद्दे की बात पर आया था। मुझे गुड़िया चाहिए। फहा उनको देखकर बोली। पागल लड़की, यहाँ गुड़िया नहीं भिंडियाँ और करेले हैं, कहो तो वो दे। असीर ने दांत पीसकर कहा तो उसके लहजे में फाहा डर कर नुरेश के करीब हुई। असीर बच्ची है, डराओ तो नहीं इसको। नुरेश असीर को कहकर फाहा को अपनी बाहों में भरा था और खिलाफ तवक्का उसकी गोद में आकर फाहा रोई भी नहीं थी। इस बच्ची को सब पता है मगर ये नहीं पता कि आई किसके साथ है। नीचे उतारें इसे और चले यहाँ से। असीर तंजिया हुआ। ऐसे कैसे अकेली बच्ची को तन्हा छोड़ दें? तुम जाओ गाड़ी में बैठो, मैं तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि किसके साथ आई है ये। नुरेश ने संजीदगी से कहा पर शायद वो भूल गया था कि छोड़ तो वो बहुत पहले ही चुका था अपनी बेटी को। हमें इंतजार पसंद नहीं, आप जल्दी आने की कोशिश करना। असी इतना कहता चला गया था। उसके जाने के बाद नुरेश ने फाहा को देखा जिसने अपने मुंह में उंगली डाली थी। भूख लगी है, नुरेश ने अंदाजा लगाया। बुआ। फहा को बुआ अब याद आई थी। अच्छा तो तुम अपनी बुआ के साथ आई हो, चलो फिर उसको ढूंढते हैं। नुरेश उसकी बात पर मुस्कुराता कहता उसके मुंह से उंगलियां निकाली तो फहा यहाँ से वहां देखने लगी। हाय अल्लाह, फहा कहाँ चली गई तुम? बुआ ने अपनी तरफ से फहा को तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर उसको फहा कहीं नजर न आई। यकटक उसकी नजर असीर पर पड़ी जो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। सुनो बच्चे, बुआ ने असीर को मुखातिब किया। हम बच्चे नहीं हैं। असीर एक नजर उनके परेशान चेहरे पर डालकर बोला। हाँ हाँ जो भी, ये बताओ तुमने बच्ची को देखा? 6 साल की थी और रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। बुआ ने पूछा तो असीर बखौर उसको देखने लगा। रोंदू के बारे में पूछ रही हैं जिसका एक्सीडेंट होने वाला था? असीर ने पुरसोच निगाहों से उसको देखकर पूछा तो बुआ का हाथ अपने सीने पर पड़ा। हाँ मेरी बच्ची फहा का एक्सीडेंट। बुआ अपना सर पीटने लगी। ओहो आंटी, कुछ नहीं हुआ आपकी बच्ची को, मेरे ताया जान की गोद में है, यहाँ से सीधा जाकर टनले नजर आएगी। गुड़िया गुड़िया कहती असीर ने सर झटक कर उसको बताया। मुझे वहां ले चलो ना। बुआ ने कहा तो असीर पहले इनकार करने वाला था मगर फिर उसने इनकार नहीं किया। आए। असीर ने उसको अपने पीछे आने का इशारा किया तो वो अभी
وہ کچھ قدم ہی آگے بڑھے تھے جب نریش ملک ان کو آتا دکھائی دیا، جس کے کندھے پر سر رکھے فہا آرام سے آنکھیں مونڈے ہوئی تھی۔ فہا، بوا جلدی سے نریش ملک سے فہا کو لینے لگی پر فہا نریش سے چپک گئی تھی۔ چھوڑو! فہا اپنے چھوٹے ہاتھوں سے نریش ملک کے کندھے تھامی بولی۔ فہا، کیا ہوا بیٹے؟ لگتا ہے ناراض ہو گئی ہے۔ بوا کو فہا کا اندازہ عجیب لگا۔ جبھی اس نے زبردستی فہا کو اپنی گود میں لیا تو وہ ہاتھ پاؤں چلاتی رونے لگی۔ اس کو لگتا ہے گڑیا چاہیے، اسیر اندازہ لگاتا بولا۔ میں لے کر دوں گی نا بچے، پہلے بیگ لیتے ہیں۔ بوا اس کو پچکارنے لگی جو ایک بار پھر نریش ملک کے پاس جانے کے لیے مچل رہی تھی۔ آپ کو برا نہ لگے تو ہم لے کر دے دیتے ہیں، ویسے بھی پاس میں بچوں کے کھلونے کی دکان ہے، نریش ملک بوا کو دیکھ کر بولے۔ بن باپ کی بچی ہے، کبھی کسی مرد کا پیار بھائی یا باپ کی صورت میں نہیں دیکھا۔ آپ کا لمس نیا تھا تو شاید یہی وجہ ہے۔ معاف کرنا مگر آپ کا شکریہ۔ بوا فہا کی پیٹھ سہلاتی بولی تو نریش ملک نے فہا کو دیکھا جس کی تھوڑی کے نیچے موجود تل ان کو کسی کی یاد دلوا گیا تھا۔ بہت پیاری بچی ہے۔ نریش ملک فہا کے گال چھو کر بے ساختہ بول پڑے۔ ماشاءاللہ۔ بوا نے مسکرا کر فہا کو دیکھا۔ روندو بھی ہے۔ اسیر نے اپنا بولنا ضروری سمجھا۔ پاتونی بھی ہے۔ بوا برا مانے بغیر لقمہ دے کر بولی تو نریش ملک مسکرا پڑے۔ آج تم اداس ہو؟ سوہان نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا جو اکثر اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتی تھی۔ ہاں، اس نے مختصر بتایا۔ کیوں؟ سوہان نے بے ساختہ پوچھا۔ میرے ڈیڈ کی طبیعت کل بہت خراب ہو گئی تھی اور پتہ ہے کیا اپنی ایسی حالت میں بھی ان کو بس یہ تھا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ مطلب یار یہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں اور ان کے لیے کتنی سٹرگل کرتے ہیں۔ وہ بولی تو سوہان چپ ہو گئی تھی۔ اچھا تم نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا، تمہارے ڈیڈ کیا کرتے ہیں اور کیا ان کا اپنا بزنس ہے؟ میرے ڈیڈ تو جاب کرتے ہیں جس سے پورا گھر کا گزارا ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ تمہارے ڈیڈ کے پاس کیا ہے؟ سوہان کو چپ دیکھ کر اس نے خود ہی دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ہمارے باپ کے پاس سب کچھ ہے سوائے ہمارے۔ اس کے سوال پر سوہان کسی طرز کی کیفیت میں بولی تھی۔ مطلب؟ سمجھ نہیں پائی۔ چھوڑو بس، تمہارے والدین کو اللہ صحت والی زندگی عطا فرمائے، سوہان نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ آمین، وہ جذب سے بولی۔ شیر کا بیٹا ہے، اگر مار کٹائی تھوڑی کر بھی لی تو کوئی قباحت نہیں۔ غرور اور تکبر سے بھرپور لہجہ سن کر 8 سالہ فہا نے چونک کر اپنے ساتھ کھڑے 16 سالہ اسیر کو دیکھا۔ شش! فہا نے اشارے سے اس کو اپنے جانب متوجہ کرنا چاہا۔ کیا ہے؟ سخت لہجہ۔ کیا تمہارے بابا نے شیر کو کس کیا تھا؟ فہا نے رازدانہ انداز میں اس سے پوچھا تو اسیر نے غصے بھری نظروں سے فہا کو دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہمارے ابا حضور کیوں شیر کو کس کرنے لگے؟ اسیر نے دانت پیس کر اس کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، وہ میں نے کل کارٹون نیٹ ورک میں کارٹون دیکھے تھے، چھوٹا بھیم، اس میں جو راجکماری اندومتی ہوتی ہے نا وہ مینڈک کو کس کرتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ راجکماری خود مینڈک بن جاتی ہے اور جو مینڈک ہوتا ہے وہ انسان بن جاتا ہے۔ فہا نے معصوم لہجے میں اس کو دیکھ کر بتایا تو اس کی بات سن کر اسیر کا دماغ گھوم گیا۔ اگر تم چاہتی ہو ہم یہاں کھڑے کھڑے تمہیں مینڈک نہ بنائیں تو خاموش رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اسیر نے سخت لہجے میں اس کو دیکھ کر کہا تو اس کی بات سن کر فہا ڈر کر پرنسپل کی آفس سے باہر بھاگ گئی تھی تو اس کا تصادم سوہان سے ہوا۔ فہا تم یہاں ہمارے کالج میں کیوں؟ فہا کو سیدھا کھڑا کرتی سوہان نے خاصی تعجب بھری نظر سے اس کو دیکھا۔ وہ اپو، میں جب اسکول جانے والی تھی تو کالج کے باہر یہاں ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے سے شاید لڑائی کی تھی تو جس نے مار کھائی اس کے بابا مجھے یہاں لائے تاکہ میں یہاں کے لڑکے یعنی جس نے مارا اس کے اوپر گواہی دوں تاکہ پرنسپل مارنے والے کو کالج سے ایکسپیل کر دیں۔ فہا پھولی ہوئی سانس کے درمیان جواب دینے لگی۔ اچھا تو اب گواہی دیتی پھرو گی؟ سوہان نے مصنوعی گھوری سے اس کو نوازا تھا۔ ارے نہیں نا، میں تو آفس میں گئی تھی مگر بولا کچھ نہیں، وہ لڑکا کافی غصے والا ہے، مجھے بولا کہ میں تمہیں مینڈک بنا ڈالوں گا، بھلا میں مینڈک بن کر اچھی لگوں گی کیا؟ فہا منہ کے رویے بگاڑ کر بولی تو سوہان مسکرائی۔ کس نے مذاق کیا ہے تمہارے ساتھ؟ خیر تم سیدھا اپنے اسکول جانا،
मैं छोड़ने आती मगर ये मेरी क्लास का वक्त है। सुहान ने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखकर कहा। डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी, फाहा मुस्कुराकर कहती उसके बराबर से गुजर गई थी, जबकि सुहान ने भी अपना रुख अपनी क्लास की तरफ किया था। लल्ला लल्ला लोरी, प्यार की कटोरी, कटोरी में पिस्ता, कॉलेज के बाहर होगा तमाशा आ। वह को उछलती कूदती कॉलेज का गेट क्रॉस करने वाली थी तो अचानक उसका शूज के तस्मे खुल गए थे, जिनको देखकर बेख्तियार उसने रोना शुरू किया। तो प्रिंसिपल की ऑफिस से बाहर आता असीर, जो ग्राउंड में आया था, फाह को रोता और बाकियों को उस पर हंसता देखता तो ना चाहते हुए भी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए तो उसको देखकर हर कोई अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगा। क्या हुआ तुम्हें? असीर ने संजीदगी से पूछा। कसमें टूट गई, फहान ने रोते हुए बताया। क्या? असीर ने हैरत से उसको देखा। कसमें टूट गई, इस बार फहान ने कदरे ऊंची आवाज में बताया। इस उम्र में कस्में उठाने का कौन कहता है? अब रोना बंद करो और अपने घर जाओ, असीर सर झटक कर बोला। बताया जो कस्में टूट गई, अब अगर चलूंगी तो गिर जाऊंगी, फहा ने सूसू करके बताया। तो असीर की नजर अब उसके पांव पर गई तो शूज के तस्मे खुले देखकर उसने कश्मगीन नजर से फहा को देखा। तस्मे हैं ये, कस्में नहीं, असीर ने तंज किया। कस्में हो या कुछ और, अब मैं क्या करूं? फहद ने कोई असर नहीं लिया। करना क्या है, इसको बांधो और घर जाओ अपने, असीर ने आराम से कहा। बांधना नहीं आता, अप्पो बांधती हैं अक्सर, फहा ने बताया। अब तुम्हारी अप्पो को कहाँ से लाएं? ऐसा करो, शूज उतारो और हाथों में लेकर चली जाओ, असीर कुछ सोचकर बोला। देखें, मैं आपकी वजह से यहाँ आई हूँ तो आपका फर्ज बनता है मेरी मदद करना, प्लीज ये बांध दें। मैंने तो आपकी शिकायत भी प्रिंसिपल को नहीं लगाई, फहद मासूमियत से बोली। तो जवाबन असीर उसको ऐसे देखने लगा जैसे फहद का दिमाग हिल गया हो। असीर मलिक हैं हम, असीर ने गुस्सीले अंदाज में उससे कहा। हम नहीं आप, मैं फहा हूँ। उसके हम का अलग मतलब निकाले, फहा ने चहक कर जवाब में अपना नाम बताया तो असीर तब गया। हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं, खुद बांधो, असीर ने नागवारी से कहा। तो बाप लफ्ज पर फहा का चेहरा उतर गया था और ये चीज असीर ने भी साफ महसूस कर ली थी। अब मेंढक की जैसी शक्ल क्यों बनाई है? असीर ने पूछा। बाप नहीं है तो उनका नौकर कैसे होगा? अपनी नजर नीचे गड़ाए फहा दुख से बोली थी। मर गया है, असीर ने अगला सवाल किया। कौन? फहा ने नासमझी से पूछा। तुम्हारा बाप, असीर ने उसको घूरा। अप्पो, अप्पो से पूछा था तो वो कहती है जिंदा हो या मरा हुआ, हमारे पास तो नहीं है, फिर क्या फायदा जानने का, फहा ने जवाब दिया। तो उसका जवाब असीर को अजीब लगा। तुम्हारी अम्मी क्या कहती हैं? जाने क्यों असीर उससे इतने सवाल करने लग पड़ा। वो मुझे मनहूस कहती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कहती। इस बार फहा ने अपने हाथ की उंगलियों को खुरचा तो असीर ने चारों तरफ देखा, जहां इक्का दुक्का स्टूडेंट मौजूद थे, मगर किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं था, जिस पर वो गहरी सांस भरकर घुटनों के बल फाहा के पास बैठा, उसका एक पांव अपनी टांग पर रखकर तस्मे बांधने लगा। ये देखो और तस्मे बांधना खुद सीखो, असीर ने कहा। तो फाहा गौर से उसके हाथों को देखने लगी जो तस्मे बांधने में मसरूफ थे। ऐसे नहीं, वैसे बांधे जैसे अप्पो बांधती हैं। उससे ऐसा लगा था जैसे शूज के ऊपर किसी ने फूल रखा है, फाहा ने कहा। तो असीर ने तेवरियां चढ़ाई उसको घूरा। आज तक तो हमने अपने तस्मे नहीं बांधे और तुम्हारे बांध रहे हैं तो नखरे दिखा रही हो, असीर ने उसको घूर कर कहा। तो फाहा दिल मसून कर रह गई। अपने काम से फारिग होकर वो जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके क्लास फेलो ने चारों एतराफ से उसको घेर लिया था। अब तो गया, हमारे दोस्त को मारा था ना, एक लड़का जो उसकी उम्र का था गुस्से से बोला। हम यही हैं, देखते हैं क्या उखाड़ते हो तुम लोग हमारा, असीर तंज हुआ। तेरी तो, एक गुस्से से कहता उसका मुक्का मारने वाला था जब असीर ने दरमियान में उसका हाथ रोककर एक जोरदार लात उसके पेट पर मारी, और लात इतनी जोर से उसको मारी थी कि लड़के के मुंह से खून का एक फवारा निकला था, जिसको देखकर फहा का पूरा वजूद खौफ से कांप उठा था। जब ये मार कुटाई वाला मंजर मजीद वो देख ना पाई और बेहोश होकर नीचे गिरी। इससे बेनियाज असीर अपना सारा गुस्सा उन लड़कों पर निकाल रहा था। जभी वो कॉलेज के आधे से ज्यादा स्टूडेंट जमा हो गए थे और कुछ ने ये बात प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंचाई थी। फाहा फाहा स्कूल नहीं जाएगी, फाहा कहीं नहीं जाएगी, फाहा को अभी मारेगा,
सुहान ने फहा से कुछ कहना चाहा जब अपने गिर्द बाजू के हसार बनाए वो अपना चेहरा घुटनों में छुपाए सहम के बोलने लगी। उस वाक़ये के गुज़रे 1 माह हो गया था, मगर ये लड़ाई वाले वाक़ये ने उस पर गहरा असर छोड़ा था। वो किसी की भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। स्कूल तो क्या, घर से बाहर निकलना भी उसने ख़त्म कर लिया था, जिस पर सुहान और मिशा हकीकन बहुत परेशान हुए थे। फहा, डर जितना भी हो मगर स्कूल तो जाना है ना। सुहान ने कदरी नरमी से समझाया था। फहा नहीं जाएगी स्कूल, वो घर का हर काम करेगी मगर स्कूल नहीं। फहा ने अपना सर जोर से नफी में हिलाया। सुनो फहा, जहालत की जितनी रियायतें हमारे समाज में दी गई हैं उसकी मिसाल शायद ही कहीं मिल सके। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी तो जाहिल कहलाओगी। हम दोनों पढ़ लिख कर कोई बहुत बड़ी जॉब हासिल कर लेंगे और बहुत बड़ा नाम करेंगे अपना। और अगर तुम पढ़ने के बजाय डर कर बस घर के काम करना चाहती हो तो जान लो, जब हम थक हार कर घर आएंगे तो तुम्हें ऐसे हुक्म देंगे जैसे तुम हमारी मुलाजमा हो। मिशा ने अपनी बात की शुरुआत जून एलिया के शेर से की थी। बिल्कुल, कोई और वक्त होता तो सुहान कभी मिशा का साइड न लेती, मगर आज मौजू ऐसा था कि उसने मिशा की हाँ में हाँ मिलाई। मुझे मंजूर है, बस मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। फाहा अपनी बात पर जब्त थी, जिस पर मिशा ने अपना माथा पीटा था। ये बेटियां मुझे दे ही क्या सकती हैं? ना तो इनको लेकर मैं कहीं साथ ले जा सकता हूँ और ना ये मुझे कोई अक्लमंद मशवरा दे सकती हैं। कानों में गुजरे सालों पहले अपने बाप के अल्फाज सुहान के कानों में गूंजे तो बेअख्तियार उसको जैसा करंट लगा था। उसने मिशा और फाहा दोनों को बारी बारी देखा। फाहा, मेरी जान, हम तीनों को अपने पांव पर खड़े होना है। डरना छोड़ दो। इस दुनिया में डरने वाले लोगों की कोई जगह नहीं, क्योंकि जो डरता है ये दुनिया वाले उसको मजीद डराकर दबाते हैं और अपने पाँव के नीचे कुचलना उनका मकसद होता है। सुहान ने संजीदगी से कहा, नहीं, बस स्कूल नहीं जाऊंगी। फहा की हालत रोने जैसी हो गई थी, मगर इस बार सुहान ने अपना होंठ बेदर्दी से कुचला था। What is meaning of disgust? Disgust means is girl. लव मनहूस, जो होश संभालते ही मैंने अपने लिए सुना। जी, अपने लिए। The word मनहूस। ये जुमला कहने वाली मेरी माँ थी। पहले मुझे लगा शायद मेरा नाम मनहूस है, फिर बाद में पता चला कि मेरा नाम तो फहा है। मनहूस इस वजह से कहा जाता है कि मैं लड़की हूँ और लड़कियाँ शायद मनहूस होती हैं। मेरा नाम फहा है, उम्र 12 साल है। मैं इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आई थी और मुझे यकीन है जब मैं मर जाऊंगी तो भी इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं होगी। जिंदगी अल्लाह ताला की अता और उसकी अमानत है। मैं लड़की हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे लड़की बनाया है और वो चाहता तो मुझे लड़का बना सकता था, पर उसने लड़की बनाया। उसमें अल्लाह की कोई मुसलिहत छुपी होगी और मुझे उसकी कुदरत, उसकी मर्जी है। कहते हैं अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें मुकम्मल होती है, उनमें कोई खोट नहीं होता। पर एक बात ये भी है, मुकम्मल बस पाक परवरदिगार अल्लाह की ज़ात है। उसने हर इंसान में कोई ना कोई ऐप लाजमी दिया है जो हम नहीं जानते, मगर वो खूब जानता है। खैर, मेरा जो टॉपिक है वो मनहूस लब पे है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती। अगर एक घर में 1 by 1 3 बेटे होते हैं तो उनको मनहूस क्यों नहीं कहा जाता? जबकि एक साथ अगर कोई औरत बेटियां पैदा करे तो आखिरी बेटी को मनहूस लफ्ज़ से रोशनास करार दिया जाता है। क्या ये लफ्ज़ महज मुझ जैसी लड़कियों के लिए है? अप्पू कहती हैं हम लड़कियां होती हैं, मगर मुझे तो हर बार यही एहसास करवाया जाता है कि लड़कियां मनहूस होती हैं। स्पेशली फहा, आप में से कोई शायद मनहूस ना हो। उस डिस्कस मलिक इस बिगिस्ट मनहूस ने पहली बार अपना झुका सर उठाया था और सामने बैठी अपनी उम्र की लड़कियों को देखा जो एकटक उसको देख रही थी। उनमें से ऐसी लड़कियां थी जो उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई थी, पर कुछ ऐसी भी थी जो काफी हमदर्द भरी नजरों से उसका सताया चेहरा देख रही थी। उसके चुप होने से क्लास में एक शौकत छा गया था। बच्चियां तो अपनी जगह, मगर वहां के उस्ताद भी जिदा से हो गए थे। फहा ने गर्दन मोड़कर अपनी बड़ी बहन सुहान को देखा जो उसको ही देख रही थी, मगर फहा के देखने पर उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए उसको मुस्कुराने का इशारा किया तो वो बार बार अपनी आंखों के झपक कर खुद को रोने से बाज रखती नम आंखों से मुस्कुरा पड़ी। जबकि सुहान के साथ बैठी 17 साला मिशा के तासुरात सापट थे।
सुहान ने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की थी फहा को पुरएतमाद बनाए, मगर उसमें वो नाकाम ठहरी थी, क्योंकि मनहूस जैसे अल्फाज ने उससे खुद एतमादी छीन ली थी। जैसे जब वो बच्चियां थी मगर उनमें अपना बचपना नहीं था, ठीक वैसी शायद फहा का बचपना भी खत्म हो गया था, या बस बचपना ही बच्चा था। जो भी असलान के रवैये ने उसको बड़ा बना दिया था, उसके लहजे ने फहा के मासूम दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी। हाय मनहूस! फहा क्लास से अकेली बाहर निकली तो एक ग्रुप ने उसको रास्ते में रोक लिया था, जबकि एक लड़की ने पेपर बड़ी चालाकी से उसकी पष्ट पर चिपकाया था, जिस पर मार्कर से बड़े हर्फों में माय सेल्फ मनहूस लिखा हुआ था। सामने से हटें। फहा उनके दरमियान से गुजरने की कोशिश करती बोली, अरे बताओ ना, क्या वाकई में तुम्हारी माँ तुम्हें मनहूस कहती है? बड़ा दुख हुआ। एक लड़की उससे उम्र में बड़ी थी, मसनूई अफसोस का इजहार करने लगी। जब भी सुहान और मिशा भी वहां आई थी। ये क्या है? सुहान उसकी पीठ से वो पेपर निकालती उन लड़कियों को घूरने लगी तो सब कहका लगाने लगे। क्या ये तुम्हारी बहन है? हम भी अपनी बहनों के लिए यहाँ स्कूल में आए थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी तुम्हारी बहन ने जो सुनाई। वो अपनी दोस्त के हाथ पर ताली मारकर बोली तो एक बार फिर सबके हंसने की आवाज आई, मगर शर्मिंदगी और जिल्लत के एहसास से फहा का पूरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था। शट अप! खबरदार जो मेरी बहन के बारे में और कोई बकवास की भी तो। सुहान ने सख्त लहजे में उनको देखकर कहा, जबकि मिशा बहुत खामोशी से उनकी बदलिहाजी देख रही थी। ओ, वरना क्या करोगी आप मोहतरमा? वो बदतमीजी से बोली तो मिशा सुहान को साइड करती खुद उसके रूबरू खड़ी हुई, क्योंकि वो लड़की उसकी हम उम्र थी। अब तुम। वो कुछ कहने वाली थी जब मिशा ने पूरी ताकत लगाकर एक पंच उसके चेहरे पर मारा तो उस लड़की की पूरी नाक सुर्ख हो गई थी। ये देखकर हर कोई मुंह खोले हैरानगी से मिशा को देख रहा था, जिसके चेहरे पर कोई भी तासुर नहीं था। मुझे सिर्फ अपना बोलना पसंद है, कोई और ज्यादा बोलता है तो मैं उसका मुंह तोड़ देती हूँ, मिशा खासे पुरसुकून लहजे में कहती, अपने हाथ पर फूंक मारी थी, जैसे अभी उसने कुछ किया ही ना हो था। तुम्हारी ये मजाल, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो लड़की खुद को संभालती गुस्से से बोली, और मैं उन हाथों को तोड़ दूंगी जो मेरी तरफ बढ़ेंगे। मिशा दो बदलू बोली थी। मिशा चलो। सुहान ने मामला रफा दफा करना चाहा। हाँ ले जाओ इसको, पागल खाने में रहने की इसको सख्त ज़रूरत है, वो तंज अंदाज में बोली। उससे पहले तुम्हें जहन्नुम वसूल न करवाऊं? मिशा जवाबन तंज बोली। मिशु। सुहान ने उसको तुम्बिया करती नजरों से देखने लगी, जिस पर वो सर झटक कर रह गई। मैंने कब का स्कूल छोड़ दिया था, मगर आप लोगों ने कहा जाओ। अच्छा फील करोगी? घर आकर फहाल नाराज लहजे में बोली, तुम्हें जरूरत क्या थी अपनी कहानी पूरी क्लास में बताने की? आशिर उसको देखकर संजीदगी से बोला, मुझे भी इसी बात पर गुस्सा है। मिशा ने गुस्सीली नजर से उसको देखा, क्योंकि ये टॉपिक का नाम था कि अपनी स्टोरी शेयर करनी है। फहद ने जवाबन संजीदगी से कहा, तो कोई और बताती, ये जरूरी था क्या? मिशा तब उठी। मैंने फहद से कहा था ये। सुहान ने अपनी खामोशी तोड़ी। क्यों? क्यों? आशिर और मिशा एक साथ बोले, क्योंकि ये जरूरी था। सुहान आराम से बोली। सुहान, ये पेनफुल हमारे लिए, स्पेशली फहा के लिए। मिशा ने अजीब नजर से सुहान को देखा था। पावरफुल होने के लिए पहले पेनफुल होना बनता है। फहा, मैं या तुम अपनी मर्जी से भाग नहीं सकते। फहा ने आज अपनी कहानी पहली और आखिरी बार शेयर की है, क्योंकि ये ज़रूरी था। वजह ये कि अब ज़िंदगी में जो तकलीफ दा अमल होता है, फहा उससे गुजर गई, क्योंकि आज जो उसने बातें की हैं वो उसके दिल पर बोझ थी। आज फहा के दिल का बोझ हल्का हो गया। फहा को अब कभी झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो हमेशा सच बोलेगी। इंसान को ख्वाबों की दुनिया में नहीं बल्कि हकीकत पसंद होना चाहिए, क्योंकि हकीकत पसंद इंसान ही ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों को बर्दाश्त कर सकता है, खुद में सहन पैदा कर सकता है। फहा के अल्फाज अगर तुम्हारे लिए तकलीफ दा थे तो उससे ज़्यादा बोलना फहा के लिए एक मुश्किल मरहला था, जिसको वो सैर कर चुकी है। अब फहा का पास्ट कभी उसके फ्यूचर में मदाखलत नहीं करेगा, और ना कमज़ोर
सुहान ने तफसील से सब कुछ उनके गोश गुजार किया। वो सब तो ठीक है, फहान ने अपनी जिंदगी में पर्सनल बातें शेयर की हैं, वो भी सबके सामने। मिशा के लिए ये कुछ हजम करना आसान न था। आजकल पर्सनल या प्राइवेट कुछ नहीं होता, कोई चाय या केक भी खाता है तो फेस स्टोरी व्हाट्सएप स्टेटस लग जाता है। सुहान तमस्कराना लहजे में बोली, और जिन्होंने फहा के बारे में जानना वो सब? मिशा ने पूछा। फहा को कौन चाहता है? फहा स्कूल जाती कब है सिवाय एग्जाम देने के? और क्या आजकल लोगों के पास इतना वक्त है कि अपने अलावा किसी और के बारे में सोचे भी? सुहान ने उल्टा उससे सवाल किया। पर सुहान फहा के गिनती के जो चंद दोस्त थे अब तो वो भी गए। मिशा ने कहा, ताउम्र दोस्त लड़कों के होते हैं, लड़कियों के नहीं। लड़कियों के दोस्त स्कूल के स्कूल तक और कॉलेज से कॉलेज तक और यूनि से यूनि तक के होते हैं। उसके अलावा अगर थोड़ी बातचीत भी हो भी जाए तो लड़की की जिंदगी ऐसी बन जाती है जहाँ दोस्तियां निभाने का वक्त नहीं निकलता और ना गुंजाइश। और अगर यूनि के बाद इत्तेफाक से मुलाकात कभी मॉल, सड़क, रोड, बस, ट्रेन पर हो भी जाए तो ऐसे मिलते हैं जैसे बस में बैठे लोग आपस में थोड़ी बातचीत वगैरह कर लिया करते हैं और फिर हर कोई अपने रास्ते का मुसाफिर बन जाता है। मगर लड़कों का ऐसा कोई सीन नहीं होता, उनकी दोस्तियां वक्त के साथ साथ पुख्ता हो जाती है। किसी वजह से कभी फासला दरमियान में आ भी जाए तो इत्तेफाक से जब मुलाकात होती है तो हाय हेलो कहकर निकल नहीं जाते बल्कि फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर उनके राब्ता दोबारा से इस्तवार हो जाते हैं। सुहान ने अब की जैसे उनकी बोलती बंद कर दी थी। वो अपनी 20 साला जिंदगी में कुछ ज्यादा ही हकीकत पसंदी का मुजाहरा कर रही थी। तुम अपनी जगह ठीक हो, खैर हमें अब टॉपिक चेंज करना चाहिए। आशिक गहरी सांस भरकर बोला जब भी बाहर बेल हुई। मैं देखती हूँ, फहा उन सबको देखकर कहती, उठकर दरवाजे के पास आई। आप कौन? सामने एक खातून को देखकर फहा ने नासमझी से उसको देखकर पूछा। तुम फहा हो ना? जवाबन वो उसको देखकर मुस्कुराकर बोली, जी, मगर आप कैसे जानती हैं मुझे? फहा की आंखों में उलझन दर आई। मैं तुम्हारी खाला हूँ, वो बोली। खाला? फहा ने उसका लफ्ज दोहराया। हाँ खाला, यानी तुम्हारी माँ जैसी, उसने बताया। जब भी सुहान भी वहां आई। फहा किसके साथ बातों में लगी हुई हो? सुहान सीधा फहा से मुखातिब हुई थी। कैसी हो सुहान? उसने अब सुहान को मुखातिब किया तो चौंक कर उसको देखने लगी। आप? सुहान के माथे पर सोच की परछाई छाई। तुम्हारी आंटी साजदा, उसने नम नजरों से अब की अपना तारुफ करवाया तो यकाटक सुहान के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था जिस पर उसके चेहरे पर एक साया आकर लहराया था, मगर जल्दी से उसने खुद को कंपोज कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ कैसी हैं? सुहान उसके गले मिलकर पूछने लगी। फहा जबकि खामोशी से उनको मिलता देख रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम ये बताओ असलहान कहाँ है? साजदा ने उसके सर पर हाथ फेरकर पूछा। जॉब पर है, आप आए ना अंदर, और आप वापस तो नहीं जाएंगी ना? सुहान ने बेसाख्ता पूछा तो साजदा ने अपना सर नफी में हिलाया जिस पर सुहान को गुना सुकून मैसर हुआ। कुछ साल बाद। आए मोहतरमा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। 20 साला फहा सर पर हिजाब ओढ़े और कंधों पर अच्छे से चादर लिए सड़क पर खड़ी थी जब रक्शे वाले ने उसको देखकर कहा, कहाँ छोड़ देता हूँ? फहा ने ताज्जुब से उसको देखा। घर और कहाँ? वो शाने उचकाए बोला। किसके घर? अगला सवाल। आपको आपके घर? उसने बताया। आपको मेरे घर का कैसे पता चला? क्या आप मुझे फॉलो करते हैं? फहा का मुंह हैरानगी से खुल गया जिस पर रक्शे वाला जाने क्यों गड़बड़ा सा गया। अरे नहीं मैडम, आप अपने घर का एड्रेस बताएंगी तो मैं छोड़ आऊंगा। वो जल्दी से वजाहत देने लगा। मैं क्यों आपको अपने घर का एड्रेस बताने लगी? आप मेरे चचा के बेटे लगते हो। फहा उसको घूर कर बोली। अरे मैडम, अगर आपको नहीं आना तो बता दे, हमारा दिमाग खराब क्यों कर रही हो? वो जज होकर कहते जाने लगा। क्या मतलब मैं आपका दिमाग खराब कर रही हूँ? मैं क्या पागल हूँ? और आपको शर्म आनी चाहिए, अकेली लड़की को देखकर उसको रक्शे में बैठने की ऑफर कर लिए। क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? फहा तब पर एक सांस में बोलने लगी। अरे बहन, मैं रक्षा वाला हूँ। रक्षे वाले हैं तो क्या बस यूं ही लड़कियों को ताड़ने लगेंगे? वो कुछ कहने वाला था जब फहा उसकी बात दरमियान में काटकर बोली। जब ही वहां एक बाइक रुकी तो बाइक पर बैठे शख्स को देखकर फहा के माथे पर बल नुमाया हुआ। आप अब आए हैं?
میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ مجھے رکشے میں بیٹھنے کا بول رہے تھے۔ کیا میں ایسی ویسی لڑکی ہوں جو ہر راہ چلتے رکشے والے کے ساتھ بیٹھ کر چلتی پھروں؟ بائیک پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر فہا شکایتی انداز میں بولنے لگی تو بائیک پر بیٹھے شخص نے رکشے والے کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ شکر کا سانس خارج کر کے 9-2-11 ہوا۔ عاشر بھائی، اس کو جانے کیوں دیا؟ فہا نے رونی صورت بنائی۔ فہا، جہاں تم کھڑی ہو وہاں تمہیں رکشے والے بیٹھنے کا تو کہیں گے نا؟ عاشر اس کا گلوز پہنے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے بولا، میں جبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی اور کیا ہوتا ہے جو آپ جلدی آ جاتے؟ فہا نے کہا، کام سے گیا تھا، پر خیر تم بیٹھو۔ عاشر نے بتانے کے بعد کہا، آپ جانتے ہو میری کوکنگ کلاس تھی آج، اگر وقت پر نہیں ہو گئی تو میری خیر نہیں۔ فہا اس کے پیچھے بیٹھ کر بتانے لگی تو عاشر اپنا سر نفی میں ہلاتا بائیک اسٹارٹ کرنے لگا۔ کیا یہ آپ کے پورے ڈاکیومنٹس ہیں؟ ریلنگ چیئر پر 30 سالہ موجود شخص حجاب میں لپیٹے میشا کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جی، میرے پورے ڈاکیومنٹس ہیں، میشا نے جواب دیا، مگر آپ کے ایجوکیشن تو بہت کم ہے، ایسے میں کس بنا پر آپ کو یہ جاب دیں؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ قابلیت کی بنا پر، جو مجھ میں بہت ہے بچپن سے، میشا نے جلدی سے بتایا۔ اچھا، تو کیا کر لیتی ہیں آپ؟ وہ تھوڑا ریلیکس ہو کر اور تھوڑا ٹیبل پر جھکا، سب کچھ۔ میشا نے اپنی بات پر خاصا زور دیا۔ مجھے خوش کر سکتی ہو؟ یکاٹک اس کی آنکھوں میں عجیب تاثرات آئے تو میشا نے ہونٹوں کو گول شیپ دیا۔ آپ کو خوش کیسے کروں؟ مجھے تو نہیں پتا۔ میشا نے خاصے افسوس کا اظہار کیا۔ ارے اس میں کون سی مشکل بات ہے، بس 2 گھڑی اپنی قربت کے مجھ سے کرنے ہوں گے۔ وہ اس کے گلوز پہنے ہاتھوں کو دیکھ کر بولا، اوکے، نو پرابلم۔ میشا فوراً مان گئی تو اس کی باچھیں کھل گئیں۔ حجاب اتارو اپنا۔ وہ شاید بریک لیس تھا، اس لیے گاڑی کو اتنا تیز چلا رہا تھا یا میشا کو دیکھ کر اس کو جان ہی نہیں پایا تھا۔ یہ نیک کام آپ کر دیں؟ میشا تھوڑا شرما کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگا۔ جب ریلنگ چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھا تو میشا بے حد آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ کمینے! وہ اپنا ہاتھ اس کے حجاب میں ڈالنے لگا تو میشا درمیان میں اس کا ہاتھ روکتی ایک زور کا جھٹکا دیا تو کڑک کی آواز سے اس آدمی کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلی تھیں۔ وہ شوق کی کیفیت میں اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا جو ہل جل تک نہیں رہا تھا۔ یہ اپنے ہاتھ کو موو نہ کرتا دیکھ اس سے کچھ بولا نہیں گیا۔ چٹاک! میشا ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ کر دانت کچا کچا کر بولی، کیا تم پاگل ہو؟ وہ درد سے کرا رہا تھا۔ کمینے انسان! میں میشا ہوں۔ میشا ہاتھ لگانے والے کا ہاتھ اور فضول بولنے والے کا منہ توڑنے والی۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے باقی لڑکیوں کی طرح بہلانے کا سامان بنائے گا اور میں بن جاؤں گی؟ اتنی سستی نہیں ہے میشا۔ مسلسل اپنی لاتیں اس کے پیٹ پر مارے۔ میشا بولنے میں مگن تھی، پھر جب اپنا دل بھر گیا تو اپنا سارا سامان لے کر وہ اس کے کیبن سے نکل گئی۔ سنو! باہر آ کر ریسیپشن پر کھڑی لڑکی کو اس نے مخاطب کیا۔ جی؟ وہ مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی۔ یہ لو، اپنے باس کا علاج کروانا، بیچارہ کافی ناساز طبیعت کا ہو گیا ہے۔ ایک نوٹ اس کی طرف بڑھائے میشا بنا اس کی کوئی بات سنے چلی گئی تھی، جبکہ وہ لڑکی کبھی جاتی ہوئی میشا کی پشت کو دیکھتی تو کبھی ہاتھ میں پکڑا 500 کا نوٹ جو میشا اس کو تھما گئی تھی۔ آج کل 500 میں کسی کا علاج ہوتا ہے، پاگل تھی کوئی؟ وہ سر جھٹک کر بڑبڑاتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آفس کی بلڈنگ سے باہر نکل کر میشا نے اپنے اوپر چادر اچھے سے لپیٹ لی اور سیدھا پھر اپنی اسکوٹی کے پاس آئی جو اس نے اپنی کمائی سے لی تھی، تنکا تنکا جوڑ کر۔ ہائے میشو رانی، تیری قسمت میں ویٹرس کی جاب لکھا ہے اور بھلا قسمت میں آج کل کون فرار ہوا ہے؟ چادر کو واپس اتارتی میشا اپنی اسکوٹی پر بیٹھ کر آہستگی سے بڑبڑائی تھی اور گھر جانے کی نیت سے اس نے اسکوٹی چلانا شروع کیا۔ گھوڑی جیسی چال، ہاتھی جیسی دم، او ساون راجا کہاں سے آئے تم؟ چک دھم دھم چک دھم دھم چک دھم دھم چک دھم دھم۔ میشا نے جیسے گھر میں قدم رکھا تو کانوں میں پردے پھاڑنے والی آواز نے اس کا استقبال کیا، فہا! حجاب سے پن نکالے وہ اونچی آواز میں فہا کو آواز دینے لگی، مگر گانے کی آواز اس حد تک
तेज थी कि उसमें मिशा को अपनी आवाज डूबती हुई महसूस हुई। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छम छम। फहा यार, मेरी शादी नहीं है, इसलिए गाना बंद करो और पानी का गिलास दो मुझे, और कुछ खाने का भी दो। मिशा ने एक और कोशिश की मगर उसकी आवाज किचन में मौजूद फहा पर नहीं पड़ी थी। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुम 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 घुम, चक दुम दुम चक दुम दुम। अब की मिशा के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ जब भी खुद ही किचन में आई, जहां डांस के स्टेप लेती। एप्रन पहने फहा कोई नई डिश बनाने में मसरूफ थी। उसको ऐसे मगन देखकर मिशा का ताओ जभी दांत पीसकर उसने गाना बंद किया और फिर उसके सर पर खड़ी हुई। मैंने पानी मांगा था तुमसे और यहाँ तुम गाने सुनने में मसरूफ हो। मिशा ने उसको घूर कर कहा। मिशु अप्पू, मुझसे बात ना करें, मैं हलीम बना रही हूँ, आपकी आवाज से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। फहा ने मसरूफ लहजे में उसको टोक कर कहा तो मिशा एक थप्पड़ उसके सर पर मारा। आवाज के वॉल्यूम में जो गाना चलाया हुआ था उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही थी और अब मेरी आवाज से तुम डिस्टर्ब हो रही हो। मिशा तपकर बोली। इंटरव्यू बुरा गया क्या आपका? चूल्हे की आंच धीमी करके फहा ने अपना तुक्का लगाया। हाँ बहुत, मेरे ना होने वाले बॉस से हाथापाई भी हुई। मिशा स्टूल पर बैठकर बताने लगी तो फहा उछलकर उसको देखा। अपो डोंट। फहा बेयकीनी नजर से उसको देखने लगी। अब तो हो गया ना? मिशा ने बड़ी मासूमियत का मुजाहरा किया। अपो सीरियसली, इतने बड़े बिजनेसमैन से आप लड़ाई करके आई हो क्यों? फहा पूरी तरह से उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। साला बदतमीजी कर रहा था, लगा दी, फिर मैंने भी पिटाई, बड़ा बोल रहा था, 2 घड़ियां कुर्बत की मैसर करनी होंगी। आखिर में मिशा ने बाकायदा उसकी नकल खींची। बचने के चांसेस थे। फहा के चेहरे पर परेशानी बड़े तासुरात थे। बदकिस्मती से मिशा ने काफी गमगीन लहजे में बताया, जिससे उसके बचने का बहुत अफसोस हुआ उसको। ये ना ही होना चाहिए था। फहा गहरी सांस भरकर बोली, मगर होने को अब कौन टाल सकता है? उसकी बात का मिशा ने एक अलग अपना मतलब निकाला। मेरा नहीं ख्याल वेटर्स के अलावा कोई और जॉब आपके हाथ आएगी। फहा सर झटक कर बोली। मैं उसमें खुश हूँ। खैर ये बताओ, खाना बन गया है? मुझे बहुत भूख लगी है। मिशा ने दूसरा टॉपिक छेड़ा। हाँ बन गया है, मगर एक मसाला और कुछ चीजें नहीं हैं, उसके लिए मुझे दुकान जाना होगा। तब तक आप नेगेट से काम चलाएं। एप्रन उतारे फहा ने उसको जवाब दिया। बगैर मसाले के बना लो, या अगर जारी हो तो मेरे लिए 60 वाली पेप्सी और 150 वाली लेस ले आना। मिशा ने अंगड़ाई लेकर कहा। 250 निकालें फिर? फहा ने अपना हाथ उसके आगे बढ़ाया। शर्म नहीं आएगी 2 टकी की चीजों के लिए बड़ी बहन से पैसे बटोरते हुए? मिशा ने लान तान की, मगर वो भी उसकी बहन थी। शर्म आप यहाँ बैठकर करें, मैं तब तक मतलूबा चीजें ले आऊंगी और पूरे 250 दिएगा। फहा ने आराम से कहा। मेरा सौदा 200 का है, 40 एक्स्ट्रा तुम्हें किस खुशी में दूं? मिशा ने उसको देख के आंखें दिखाई। इतना सफर कर पैदल जाऊंगी तो मुझे भी कुछ हासिल हो, और आप बहस ना करें, जल्दी से मुझे पैसे दें ताकि मैं जाऊं। फहा ने अजलियत का मुजाहरा किया। बाहर पर्स पड़ा है, मेरा, उससे ले लो। मिशा ने दिल पर फतह रखकर उससे कहा तो फहा सर को जुम्बिश देती किचन से बाहर निकली। अव्वल दिसंबर की खनक रात थी और वो इस वक्त गांव में होने वाली किसी शादी में शिरकत करने आई थी, जो इसके लिए एक बड़ा मरहला था, क्योंकि उसको ऐसी तकरीबों में दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी और आज भी वो अपनी माँ के बार बार असरार करने पर आई थी। खुद पर चादर ठीक किए वो हाथों को बाहम आपस में मसलती स्टेज पर आई, जहां सोफे पर घूंघट ओढ़े एक बच्ची बैठी हुई थी, जिसकी उम्र 14 या 15 साल के दरमियान होगी। उसको देखकर लाली बेसख्ता मुस्कुराई थी। वो समझी थी शायद ये बच्ची की शरारत है। लगता है आपको शादी का शौक है, खैर बताओ दुल्हन कहाँ है? लाली उसके पास बैठकर अपने असली नरम लहजे में गोया हुई तो उसने अपने चेहरे से घूंघट थोड़ा सिरकाया था और उसका मेकअप से अटैच चेहरा देखकर लाली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि जिसको वो बच्ची की शरारत समझे हुए थी वो पूरी दुल्हन की तरह तैयार थी। मैं हूँ दुल्हन, वो बोली तो लाली धुक सी रह गई। सामने बैठी बच्ची की आंखों के तासुरात उसके अंदर मौजूद खलफशार का पता दे रहे थे।
تم تو ابھی بچی ہو اور صحیح نہیں ہے یہ، تم 14 سال کی ہو، یہ عمر شادی کی نہیں۔ لالی سے ٹھیک بولا نہیں جا رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ آپ اس گاؤں کی نہیں کیا؟ اس کے لہجے میں تحقیر پن سمٹ آیا۔ ہوں، لالی یک فتی بولی۔ پھر حیران ہونا بنتا نہیں ہے آپ کا؟ اس نے طنز کیا یا عام لہجے میں کہا۔ یہ بات لالی کے سمجھ نہیں آئی تھی۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ لالی نے اس کی ماں کا پوچھا۔ اللہ کے پاس، وہ تکلیف دہ لہجے میں بولی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے جواب پر گہری سانس بھر کر لالی نے اگلا سوال کیا۔ ہاجرہ، مختصر جواب آیا۔ تمہارے گھر والوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لالی کو خود بھی برا لگ رہا تھا، مگر جو پھر ہاجرہ نے بتایا اس پر لالی کو افسوس کے ساتھ غصہ بھی آنے لگا۔ ویسے اگر مولوی صاحب رضامندی جاننے کے لیے آئے تو کیا مجھے قبول ہے کہنا پڑے گا؟ ہاجرہ سوالیہ نظر سے اس کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، لالی نے اپنا سر اسباب میں ہلایا۔ اگر میں قبول ہے نہ بولوں تو؟ ہاجرہ نے کسی امید کے تحت پوچھا۔ تو پھر یہ تمہیں جان سے مار دیں گے، لالی نے کہا تو ہاجرہ کی آنکھوں میں درد ہلکورے کھانے لگا۔ میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ وہ زندگی سے سخت بیزار لگ رہی تھی۔ خودکشی حرام ہے، لالی نے رسانیہ سے اس کو سمجھایا، مگر ہاجرہ کو بھی شاید کسی دوست کی تلاش تھی جس سے وہ اپنا بوجھ ہلکا کر سکے۔ جبھی اپنے من میں موجود ہر بات وہ لالی کو بتاتی گئی، اور جب نکاح کا وقت ہوا تو لالی اسٹیج سے اتر گئی تھی، مگر دولہا جو خود بھی 15 یا 14 سال کا تھا، اس کو دیکھ کر لالی نے دکھ بھری سانس خارج کی۔ کاش ایسا ہو کہ میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں، اتنا دور کہ پھر کبھی واپس آنے کا امکان نہ ہو کوئی، مگر لگتا ہے یہ حسرت میں اپنے ساتھ قبر تک لے کر جاؤں گی۔ مجھے نہیں پسند یہ بے وجہ سختیاں اور یہاں کی رسم و روایات۔ میں کھلی ہوئی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں تاکہ خود کو تازہ محسوس کروں۔ میں ایک آزاد پنچھی بننا چاہتی ہوں، مگر میں حویلی کی دیواروں میں قید ہوں، اور یہ قید ایسی ہے جہاں رہائی پانا مشکل ہے۔ پر میں اپنے اس دل کا کیا کروں جس کا وہاں دم گھٹتا ہے؟ اپنے اطراف سے ہر ایک کو دیکھتی لالی حسرت بھرے انداز میں سوچ رہی تھی، جبھی اس کے پاس گاؤں کی ایک خاتون آئی تھی۔ آپ سردار کی بیٹی ہو نا؟ آؤ آپ کے ہاتھوں میں یہ دلہن کی مہندی لگاؤں تاکہ اگلا نمبر آپ کا ہو۔ خیر اب آپ بھی جوان ہو، وہ خاتون پرجوش لہجے میں بولی تو لالی بدک کر ان سے دور ہوئی، جیسے اس کو ڈر ہوا کہ شاید ایسا واقعی میں ہو نہ جائے۔ مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے ابھی شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ آپ دعا کرنا کہ بابا جان مان جائے اور میرا یونی میں ایڈمیشن ہو جائے۔ لالی پہلے ہونک بند کر کہتی، آخر میں درخواست کرنے لگی۔ لو جی، گاؤں کی چھوکری کبھی شہر یونی گئی ہے جو آپ چاہو گی؟ وہ خاصے تعجب سے کہتی اس کے برابر سے گزر گئی تھی، مگر اس کے جملے پر لالی کو مایوسی ہوئی تھی۔ وہ ریڈ شرٹ اور وائٹ جینس پینٹ اور ساتھ میں سر پر میچنگ حجاب پہنے، ایک ہاتھ میں اپنا سیل فون لیے دوسرے ہاتھ میں اپنا بریف کیس پکڑے ایئرپورٹ پر کھڑی کسی کو میسج کرنے میں مہو تھی۔ اس کی خوبصورت پیشانی پر ایک لکیر ابھری ہوئی تھی، شاید وہ اکتاہٹ کی شکار تھی، کیونکہ سر نہ اٹھانے کے باوجود وہ لوگوں کی خود پر نظریں اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ سوری، شوخ آواز سن کر سہان نے اپنا سر اٹھایا تھا، جہاں عاشق دانتوں کی نمائش کیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتا تھا میں آنے والی ہوں اور تمہاری وجہ سے میں کیب بک نہیں کروائی اور تم پورے 10 منٹ لیٹ ہو۔ سہان اس کو دیکھ کر بے حد سنجیدہ لہجے میں بولی، جی جانتا تھا آپ آنے والی ہو، پر ٹرسٹ می یونی کے کام سے کچھ ایشوز ہو گیا تھا، جبھی یہاں آنے میں وقت لگ گیا۔ عاشق اس کے ہاتھ سے بریف کیس لے کر وضاحت دینے لگا، تمہارا ابھی یونی میں ایڈمیشن نہیں ہوا، 1 سال ضائع کر چکے ہو، اور کتنا کرنے کا ارادہ ہے؟ سہان نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ نہیں اور نہیں کرنا، اب سیریس ہو کر اسٹڈی پر فوکس کرنا ہے۔ بائی دا وے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ عاشق اس کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر نکلتا بتانے کے بعد پوچھ بیٹھا۔ پریکٹس، اس کے بعد لائسنس کے لیے اپلائی کروں گی، سہان نے بتایا، کیونکہ کچھ سال پہلے وہ اولیولیس کرنے کے بعد ملک سے باہر تھی۔ آل دا بیسٹ۔ ویسے بھی آپ کی ایک بہن بہت اچھے سے کافی سرو کرنا سیکھ گئی ہے اور دوسری شیف بننے کی پوری تیاریوں میں ہے، اور ہاں فہد سلائی کڑھائی کا کام بھی ساتھ میں سیکھ رہی ہے۔ عاشق نے ان دونوں کے بارے میں بتایا۔ سہان کے لب پہلی بار مسکرائے تھے۔
गाड़ी क्यों रोकी? गाड़ी की बैक साइड पर बैठा असीर मलिक, जो सफेद शलवार कमीज में मबलूस, कंधों पर भूरी शाल ओढ़े और पाँव में पेशावरी चप्पल पहने मोबाइल फोन में बिजी था, अपनी गाड़ी को अचानक रुकता महसूस किया तो कराहट आवाज में बोला, सरदार जी ट्रैफिक है, रास्ता नहीं। ड्राइवर ने बताया तो उसकी कशादा पहचानी पर लातादाद बलों का इजाफा हुआ था। उसने खौफ से अपने इर्द गिर्द निगाह डाली थी। फिर कुछ सोचकर वो गाड़ी से उतरा तो गार्ड्स भी एकदम अलर्ट हुए थे, जो उसकी गाड़ी के पीछे खड़ी गाड़ियों में बैठे थे। 5 मिनट वेट करो, फिर सिग्नल तोड़ देना। असीर गाड़ी के कुछ फासले पर खड़ा होता हुक्म सादिर करने लगा था, तभी कोई तेज तूफान की तरह उससे टकराया, जिससे उसके हाथ में मौजूद महंगा सेलफोन नीचे गिर पड़ा था। सॉरी। नीचे गिरा सेलफोन देखकर फाहा डर कर बोली तो असीर हाथों की मुट्ठियों को बींचकर फाहा को घूरने लगा था। हंदी हो? असीर ने तीखी नजर से उसको देखा। हंदी नहीं हूँ, बस जल्दी में आपको देख नहीं पाई, फहा ने झट से कहा तो असीर को उस पर ताव आया, जिसने लंबे चौड़े मर्द को नहीं देखा था। बकौल उसके, वो देख नहीं पाई। कैसे देखती जगह जान आपकी मासूम जो ठहरी। असीर ने भूख कर तंज किया। मैंने सॉरी बोला है आपको, और अगर फोन की स्क्रीन डैमेज होने का आपको अफसोस है तो आपका फोन आपकी वजह से गिरा है। अगर आप गिरफ्त मजबूत करते तो वो ना गिरता। फहा ने जल्दी से अपना दामन साफ किया तो असीर की नजर अपने सेलफोन पर गई, जो एक गार्ड ने उठा लिया था। जी जी, आपसे तो कुछ नहीं हुआ, सारी गलती तो हमारी है, आप तो जगह जहान की मासूम ठहरी। असीर एक इंच नजर उस पर डालकर बोला, थैंक यू। फहा थोड़ा रिलैक्स हुई, पर सर अभी भी झुका हुआ था, मगर जाने क्यों असीर को उस पे गुस्सा आया, क्योंकि एक तरफ उसकी बेनियाजी थी तो दूसरी तरफ हर कोई उन दोनों को देखकर हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा था। दोबारा तुम अगर मेरे रास्ते में आई तो हम तुम्हारा गला दबा देंगे। असीर उसके झुके हुए सर को देखकर वार्निंग भरे लहजे में बोला तो इस बार उसके हम अल्फाज पे अपना सर उठाई फहा उसके पीछे देखने लगी, जहां गार्ड्स की एक लाइन थी, जिनको देखकर उसका सांस खुश्क हुआ था। या अल्लाह जी, मेरी गर्दन तो पतली सी है, एक ये दबाएंगे तो मेरा काम तमाम हो जाएगा, इतने सारे लोगों की जहमत देने की क्या जरूरत है। वो चूर निगाहों से उसको वजिया चेहरे को देखकर दिल में बड़बड़ाने लगी। लड़की क्या बड़बड़ाई हो? असीर को उस पर ताव आया। कुछ नहीं, हम तो सॉरी, मेरा मतलब मैं तो जा रही हूँ, आप खामखा नाराज क्यों हो रहे हैं? फहा घड़बड़ाकर संभल कर कहती वहां से जाने लगी। असीर भी एक आखिरी नजर उस पर डाले अपनी गाड़ी में दोबारा बैठा था। ये लड़का कौन है जो एक हफ्ते से हमारे कैफे में आता है, मगर हर रोज अलग अलग लड़कियों के साथ होता है? मिशा ट्रे में कॉफी डालती सामने बैठे ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट पहने आर्यन को देखा, जिसके गले में एक लंबी चेन थी तो हाथों में मुख्तलिफ किस्म के बैंड्स थे, जिस पर वो ब्लैक और हैंडसम लग रहा था। मगर मिशा एक नजर उस पर डालने के बाद सर झटककर अपने साथी से पूछने लगी, आर्यन है? आर्यन दुरानी, जुरेज दुरानी का नाम तो सुना होगा तुमने, उसका छोटा भाई है ये, उसने बताया। मैं नहीं जानती जुरेज को। मिशा ने आंखें घुमाई। जुरेज नहीं, जुरेज। जुरेज दुरानी बिजनेसमैन है, 1 साल हुआ है उसको पाकिस्तान आए, बहुत काबिल शख्स है, वो पैसे कमाता है और ये उसका छोटा भाई अपनी नई नई गर्लफ्रेंड पर पैसे लुटाता है। ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा प्ले बॉय रह चुका है और वही सब यहाँ भी चल रहा है, इसने तफसील से बताया। भाई कमाता है और ये लुटाता है, क्यों? उसका भाई रोकता टोकता नहीं है क्या उसे? मिशा को खासी ताज्जुब हुआ। बादशाह की जान तोते में, जुरेज दुरानी की जान आर्यन दुरानी, और तुम बातें कम करो, उसको काफी दे आओ। वो सर झटक कर बोला, 1 हफ्ते से तुम्हारी यारी है उसके साथ, खुद जाओ। मिशा ने इनकार किया। मिशा जिद नहीं करो, हमारा डेली कस्टमर है, उसने कहा तो मिशा हजार मुंह के रवैये बनाती ट्रे पकड़े उसकी टेबल पर आई तो आर्यन, जो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में बिजी था, वेटर के कपड़ों में वेट्रेस देखकर उसको थोड़ी हैरत हुई। जिसके चेहरे से लग रहा था वो काफी बेदिली से दे रही थी, मगर ऐसे कपड़ों में उसके सर पर हिजाब आर्यन को यूनिक लगा। हाय स्वीटहार्ट। आर्यन ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, जिस पर कॉफी टेबल पर रखती मिशा ने आंखें छोटी किए उसको घूरा था, पर कहा कुछ नहीं। जो भी था वो अपनी इस जॉब से बहुत खुश थी। ब्यूटी इन हिजाब,
वो कॉफी मग्स रख कर जाने लगी तो आर्यन अपने साथ आई लड़की से एक्सक्यूज करता मिशा के पीछे पीछे आया। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन बेतकलीफी वाले अंदाज में पूछने लगा, जैसे सालों के दो बिछड़े यार मिले हों। मेरी जिंदगी का एक उसूल है और वो ये है कि मैं ज्यादा बोलने वालों का मुंह तोड़ देती हूँ। वो झटके से पलटकर उसको घूर कर वार्निंग भरे लहजे में बोली तो आर्यन एक कदम पीछे लेटा होठों को गोल शेप देते सर पैर उसका जायजा लिया। काफी गलत उसूल बनाया हुआ है। मुंह तो तुम्हें उनका तोड़ देना चाहिए जो फ्री में मुंह लगते हैं। आओ हम एक बार ट्राई करते हैं। आर्यन अपना चेहरा उसकी तरफ किए बोला तो मिशा अजीब नजर से उसको घूरने लगी जो पहली मुलाकात में हद से ज्यादा फ्री हो रहा था। तुम ना जहन्नुम में जाओ, मिशा ने जज होकर कहा तो आर्यन की नजर एक आर्टिफिशियल फूल पर गई तो कुछ सोचकर वो अपने हाथ में लिया। पहले एक बात कहूँ, आर्यन ने इजाजत चाही। फूटो और फिर फूटो, मिशा ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। हैं? फूटो और फूटो का मतलब? आर्यन ने अपने कान की लो खुजाई। फूटो मतलब जो बकवास करनी है जल्दी से करो और फूटो से मुराद बकवास करने के बाद यहाँ से दफा हो जाना, मिशा ने तिल मिलाकर कहा। ओ, तुम्हारा मतलब इज्जत से बेइज्जत होना। आर्यन ने समझने वाले अंदाज में सर को जुम्बिश दी तो मिशा ने बड़े जब्त से उसको देखा। अच्छा सुनो मिस ब्यूटी, मेरे हाथ में फूल है, कोई असला तो नहीं? आई लव यू बोलो, कोई मसला तो नहीं? आर्यन उसको देखकर जज़ब के आलम में बोला जिस पर मिशा ने जब्त से उसको घूरा। मेरे पाँव में फेलिट की चप्पल है, कोई हील वाली सैंडल तो नहीं? तुम्हारे सर पर मारूंगी, कोई मसला तो नहीं? जवाबन मिशा उसको वार्निंग करती बोली तो वो बेचारा गड़बड़ा सा गया क्योंकि कहने के साथ मिशा ने अपने पाँव से चप्पल उतारकर हाथ में पकड़ी थी। गुस्ताख आंखें, बेबक लहजा, सुना रहा है किसी इश्क की दास्तान। आर्यन उसके हाथ से चप्पल लेकर पाँव के पास रखता एक बार फिर गोया हुआ। बेचैन आंखें, लोफराना अंदाज बयान कर रहा है तुम्हारा छिचोरापन। मिशा भी दो बदलू बोली। वाह वाह, देखना तुम जैसे आजकल की जनरेशन परवीन शाकिर और फराज अहमद की शायरी पढ़ती है ना, आने वाली वक्त में न्यू जनरेशन हमारी शायरी पढ़ेगी। मतलब जहाँ परवीन शाकिर की जगह तुम ले लोगी और फराज अहमद की जगह मैं एक शायर अदा करूंगा और वो तुम उसके अपोजिट शेर निकालोगी। अमेजिंग हो गया ये तो। आर्यन बाकायदा ताली मारकर बोला। पता है सुबह से मेरे हाथों में बहुत खारिश हो रही है। मिशा ने अपना हाथ उसके आगे लहरा कर धुके छुपे अल्फाजों में कुछ समझाना चाहा। आज पहली तारीख है ना, सैलरी जरूर मिलेगी, हौसला मत छोड़ो। आर्यन ने उसकी बात का मतलब समझना जरूरी नहीं समझा और उसके लहराए हुए हाथ पर एक जोर की ताली मारी तो मिशा ने एक बड़ा सब्र का घूंट भरा। मेरा मामला अलग है, मेरे हाथों में जब खुजली होती है तो उसका मतलब किसी को पिटाई होनी होती है। मिशा ने कहने के साथ ही हाथ की मुट्ठी बनाए उसको पंच मारना चाहा मगर आर्यन जल्दी से अपना चेहरा साइड पे करता उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। नॉट अ गुड शॉट, पर तुम दोबारा कोशिश करना, ट्राई अगेन। आर्यन दांतों की नुमाइश करता बोला। तुम्हें तो मैं कैफे के बाहर देखूंगी, यहाँ मेरी जॉब है जब भी तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। मिशा वॉर्न करती नजर से उसको देखकर बोली। तो ये तुम्हारा लिहाज है, माशाल्लाह, जश्म बदूर। आर्यन तो गश खाने के दर पे हुआ जो मुसलसल बेइज्जत करने के बाद बोल रही थी कि मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ, और अगर ये लिहाज था तो भाई बेइज्जती जाने क्या होगी उसकी। ये सोचते ही आर्यन को झरझरी सी आई थी। उफ उफ, मिशा जज हुई। तुम्हारा टाइटल मैंने सोच लिया है, आर्यन पुरजोश लहजे में बोला। कौन सा टाइटल? मिशा कॉफी मेकर को देखकर बोली। मिस उफ उफ। आर्यन मजे से बोला। गेट आउट। मिशा ने उसको बाहर का रास्ता दिखाया। अभी तो जा रहा हूँ मगर फिर मिलेंगे। आर्यन ने अपने हाथ की दो उंगलियों को कनपट्टी तक लाए उसको सलूट किया था। जब तुम्हारे कानों में खुजली होगी। मिशा तंजिया हुई। कानों में खुजली? आर्यन समझ नहीं पाया। हाँ, कानों में खुजली होगी अब तुम्हारे जो गायब मेरी गालियां सुनकर होगी, मिशा ने दांत कचा कचा कर कहा। तुम बहुत मजाया हो, हमारी खूब जमेगी, जब मिलकर बैठेंगे तो मजाया लोग। आर्यन अपना हाथ उसके गालों तक लाए उसको छुए बिना अपने बालों में हाथ फेरे मजे से कहा। और तुम बहुत छिचोरे हो, यकीनन मेरे हाथ तो तुम्हारी कटाई अच्छी खासी होनी है। मिशा दो बदलू बोली।
इतनी तुम कोई थानेदारी, खैर एक मुलाकात में कितनी जान गई हो तुम। आर्यन बहुत ढीठ वाकी हुआ था। गो टू हेल, मिशा ने थोड़ा चीख कर कहा। तुम साथ चलो ना, ऐसा ना हो कि फिर मेरी याद में तुम ये गाना गाते खुद आओगी। तेरे दर पर सनम हम तो चले आए, तू न आया तो चले आए, चले आए, चले आए। आर्यन बाकायदा गाना गाकर सुनाया। बेफिक्र हो जा, क्योंकि तुम्हारे पीछे तो मैं कभी नहीं आने वाली। मिशा ने जिताती नजरों से उसको देखकर कहा तो आर्यन ने बुरा मुंह बनाया था और मिशा ने उसको इग्नोर मूड पर कर लिया। आपने क्या सरप्राइज दिया है, एकदम बेसम बेस्ट वाला। फाहा जोर से सुहान को गले लगाए बोली तो उसने मुस्कुराकर फाहा के माथे का बोसा लिया। कैसी हो और काम कैसा चल रहा है? सुहान ने पूछा। सब बेस्ट, और देखिएगा जल्द ही मेरा रेस्टोरेंट होगा और एक बहुत बड़ा बुटीक जो मेरे नाम से जाना जाएगा। फाहा ने पुरजोश अंदाज में कहा तो सुहान हल्का सा मुस्कुराई। उसके लिए तुम्हें कोई अमीर ज्यादा पटाना पड़ेगा? आशिर ने लुकमा दिया। जी नहीं। फहा ने आंखें छोटी की उसको घूरा। आशिर को छोड़ो, मुझे ये बताओ कहाँ थी तुम तो ज्यादा, और अकेली तो बिल्कुल भी नहीं जाती फिर। सुहान के लहजे में तफ्तीश के साथ फिक्रमंदी थी। मिशा अप्पो का ड्रेस सिलना था तो बटन और धागे चाहिए थे, वो लेने निकली थी। जब भी वहां वक्त लग गया। फहा ने गोलमोल सा जवाब दिया। अपनी और असीर की मुलाकात का तस्करा करना उसने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो कौन सा असीर को जानती थी। उसके लिए तो ये था कि वो आज उस शख्स से पहली मर्तबा मिली थी। मिशु कहाँ है? सुहान सोफे पर बैठती मिशा के बारे में पूछने लगी। आपने याद किया और हम यहाँ। अचानक मिशा की आवाज ने उन तीनों को चौंका दिया, जो भागकर बड़ी गर्मजोशी से सुहान के गले लगी थी। कैसी हो? मेरे आने का कैसे पता चला तुम्हें? उसका ठंडा रिएक्शन देखकर सुहान ने पूछा। मैं ठीक, और जैसा कि अब तुम्हारा काम वहाँ नहीं था, वादे के मुताबिक तुमने प्रैक्टिस भी यहीं करनी है, और जब तुम्हारा नंबर कल पावर ऑफ लगा तो मिशु इंटेलिजेंट ने जान लिया कि आप यहाँ आने वाली हैं। मिशा ने बताने के दरमियान खुद की तारीफ करना जरूरी समझा। उफ, आपकी खुद साख्ता सोच। फाहा ने नाक सुकेड़ी। तुम तो जलती रहना। मिशा ने उसको आंखें दिखाई। यहाँ आज लगता है कुछ खाने को नहीं मिलेगा। आशिर ने उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ करना चाहा। अरे आपके लिए तो मैंने गोश्त कढ़ाई की है। फहा ने फखरिया अंदाज में उसको बताया। चिकन कढ़ाई होता है। मिशा ने तंज नजरों से उसको घूरा। चिकन की उर्दू में ट्रांसलेट गोश्त निकलता है, इसलिए आप मुझे ना पढ़ाएं। और अपो, आपको पता है कल से मैं इंस्टीट्यूट जाने वाली हूँ। मिशा को जवाब देती फाहा आखिर में सुहान से बोली, जो मुस्कुराकर उन दोनों को आपस में बहस करता सुनकर देख रही थी। कोई नई बात नहीं, तुम आए दिन कोई ना कोई किसी न किसी स्कूल में कुकिंग क्लास लेती रहती हो। कुछ नया हो तो बताओ। मिशा ने नाक से मक्खी उड़ाई। इस बार मैं सीरियस हूँ, और देखना इस इंस्टीट्यूट से मैं शेफ से मास्टर शेफ बन जाऊंगी। फाहा फखरियाना अंदाज में बोली। गाइस, चिकन का मतलब तो मुर्गी होता है, ना कि गोश्त। वो आपस में बहस करना फिर से शुरू हुई थी जब आशिर अचानक से बोला तो उन दोनों के साथ सुहान ने भी इस बार आशिर को अजीब नजरों से देखा। सीरियसली आशिर भाई, आपकी सुई मुर्गी और चिकन गोश्त की गिर्द अटकी हुई है? फहा को जैसे यकीन न आया। नहीं, वो तो बस मैं। आशिर थोड़ा गड़बड़ा सा गया। मैं फ्रेश हो जाऊं, तुम दोनों तब तक मेज सजाओ। सुहान अपनी जगह से उठकर बोली। दोनों क्यों? ये अकेली जाएगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ और घर की सारी जिम्मेदारी इसके जिम्मे है। आखिर को स्कूल ना जाने की सजा तो बनती है ना। मिशा ने अपने हाथ खड़े किए। 10 मिनट में टेबल सेट हो। जवाबन सुहान इतना कहती वहां से चली गई थी। उसकी बात पर जहां मिशा का मुंह खुला का खुला रह गया था, वहां फहा और आशिर दिल और मुंह पूरा खोलकर हंसते थे। वेरी रूड यार। मिशा मुंह के रवैये बनाती उठ खड़ी हुई। आओ, मैं तुम दोनों की मदद करवा लेता हूँ, पर आंटी साजिदा कहाँ है? अभी तक नजर नहीं आई। आशिर भी अपनी जगह से उठकर उनसे बोला। वो अपने कमरे में है, सो रही हैं। फहा ने जवाब दिया, और ऐसे ही वो बातें करते किचन में दाखिल हो गए। आर्यन अपने घर में दाखिल हुआ तो नजर पूल साइड पर बैठे अपने भाई पर गई, जिसके एक हाथ में कॉफी का मग था तो दूसरे हाथ में उंगलियां तेजी से लैपटॉप के
کی بورڈ پر چل رہی تھی اور اس کی پرسوچ نگاہیں اس وقت لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم، کچھ سوچ کر آریان اس کے برابر آ کر بیٹھا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سنجیدگی سے بھرپور جواب دیا گیا جس میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی جیسے عموماً ہوا کرتی تھی۔ کوئی ناراض ہے؟ آریان اس کے ہاتھ میں موجود کافی اپنے ہاتھ میں لیے ایک بڑا سا گھونٹ پی کر بولا تو زریس نے خاصی ناگوار نظر سے اس کو دیکھا۔ سوری۔ آریان نے دوسرا اور آخری لمبا گھونٹ پی کر مگس اس کے سامنے واپس کیا۔ اپنی چیزیں تو تمہیں شیئر کرنا گناہ لگتی ہے مگر دوسروں کی چیز پر حق جلدی سے جما لیتے ہو، زریس نے سر جھٹک کر کہا تو آریان نے کان کی لوک کھجائی۔ اینگری مین اپنے غصے کی وجہ بیان کریں کیونکہ میں جانتا ہوں ایک کافی کی وجہ سے تم مجھ پر اتنا برس نہیں سکتے، آریان وثوق سے بولا تو زریس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بند کیا اور اپنی نظریں اس پر ٹکائیں۔ آج غالباً میں نے تمہیں ایک اہم میٹنگ میں بھیجا تھا اور تم نے کلائنٹ کو اکیلا بٹھائے چھوڑ دیا، کیوں؟ تم جانتے تھے کہ یہ کتنا اہم پروجیکٹ تھا یہ، زریس نے کہا۔ آریان کے ہونٹوں پر ایک شریر قسم کی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا کیونکہ زریس کی بات پر اس کی آنکھوں کے سامنے بھگ سے میشا کا حجاب میں لپٹا چہرہ آیا تھا۔ میرے ہاتھ میں آپ کا لیپ ٹاپ ہے، کوئی اسلحہ تو نہیں؟ اس کو زمین پر دے ماروں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جواب میں آریان نے اس کا لیپ ٹاپ اپنی طرف کیے کہا تو تھوڑی پر ہاتھ کی مٹھی جمائے زریس نے اس کو سنجیدگی سے دیکھا۔ میرے ہاتھوں میں گرم کافی کا کپ ہے، کوئی اسلحہ تو نہیں؟ تمہارے خوبصورت چہرے پر گراؤں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جیسا کو تیسا، زریس نے بھی بڑی شرافت سے کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اسی کے انداز میں کہا اور اشارے سے لیپ ٹاپ واپس رکھنے کا کہا تو آریان کا منہ بن گیا تھا۔ مستقبل میں لگتا ہے آپ فیض احمد فیض کی جگہ سنبھالیں گے، آریان بے دلی سے لیپ ٹاپ واپس رکھتا اس سے بولا۔ میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے؟ زریس نے غیر ضروری باتوں پر بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ بیوٹی ویٹ برین مل گئی تھی تو اس سے گپ شپ کرنے لگ پڑا تھا۔ واپس آیا تو آپ کی مغرور کلائنٹ موجود نہ تھی۔ ویسے کافی نان پروفیشنل لوگوں میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگلی بار جس کو بھی ڈیل کرو پہلے مجھ سے ملوا لیا کرو۔ آریان نے اپنا کیا دوسرے کے سر پر ڈالا تو زریس نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ اپنے کلائنٹ کو بیچ میں چھوڑ کر جانا تمہارے نزدیک کس پروفیشنل میں آتا ہے؟ زریس نے جاننا چاہا۔ چھوڑو نا یار، اٹھو اور کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، وقت گزر گیا، ٹاپک بھی گزر گیا۔ ویسے بھی لڑکیوں سے الرجک آپ ہو اور مشہور میں ہو گیا۔ آریان درانی، دا بگیسٹ پلے بوائے۔ ارے ان کو کوئی بتائے، میں تو معصوم ہوں جن کا چکر لڑکیوں سے نہیں ہوتا، بس اپنے بھائی کو ان سے بچانا ہوتا ہے، آریان درانی دینے والے انداز میں بولا۔ بھائی سیریس آریان، کل تمہاری دوبارہ اس سے میٹنگ ہے اور میں اس بار کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، زریس نے سنجیدگی سے کہا تو آریان نے تابداری سے سر اسباب میں ہلایا۔ اور اسی کے ساتھ یہ اسٹوری یہیں پر ہی اینڈ ہوتی ہے۔ نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔